ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं पहले राजस्थान में हुए 3 बाई इलेक्शन की। अब हम बात करेंगे कोरोना से जुड़े मुद्दे की, जो आप और हम जानना चाहते हैं। हमें कितना सजग रहना है, पहले की लहर जिसे हम आम भाषा में कहते हैं वो कितनी खतरनाक थी, दूसरी लहर का कितना व्यापक असर हो पा रहा है। हमारे साथ एक डॉक्टर्स का पैनल है जो समाज को आगाह करेगा, हमें कितना सतर्क रहना है, हमें क्या ध्यान रखना है, कितना डरना है इससे। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पहले का जो वेरिएंट था उससे डर ज्यादा रहे थे लोग, लेकिन बहुत ज्यादा घातक नहीं रहा। ये बात सही है कि मौतें काफी हुई, लेकिन अब जिस तरह से फैल रहा है वो एक अलार्मिंग स्टेज पे है। और आप देख रहे होंगे कि जो लगातार हम फुटेज दिखाते हैं कि कई जगह शमशान घाट में 5-5 घंटे की वेटिंग फांसी जलाने के लिए, शमशान घाट की चिमनियां पिघल करके नीचे गिर गई हैं, लोग किस तरह से ऑक्सीजन की कमी से तड़फ रहे हैं। वो पिक्चर वो है जो हम कोरोना से लड़ने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के बावजूद भी अब हम जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी चूक, लापरवाही हो रही है, उसी की बदौलत आज हम इस स्थिति में आ गए हैं और अभी भी हमारे पास में वक्त है, हमें संभलना चाहिए। तो चले, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर एस अग्रवाल साहब हैं, आईएमए के पूर्व अध्यक्ष हैं। डॉक्टर तरुण ओझा जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर दुष्यंत हमारे साथ भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं, जो भीलवाड़ा मॉडल जो चर्चाओं में रहा। हमारे साथ डॉक्टर जेके मित्तल हैं और डॉक्टर सारिका वर्मा हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ रही हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा डॉक्टर साहब जेके मित्तल साहब। पहले के जो दौर रहा कोरोना का, उसमें इसमें एक अंतर आ रहा है। पहले हमने कभी बच्चों के कोरोना के इस तरह के सिम्टम या कभी चर्चाएं नहीं सुनी थी। हम यही देख रहे थे कि बड़े बुजुर्गों को ज्यादा सतर्क रहना है, लेकिन अभी जो लहर है वो बड़ी चेतावनी भरी भी है और बड़ी इस तरह से कह सकते हैं कि चिंताजनक है, जो बच्चों को भी अपने दायरे में ले रही है और बच्चों की मौतें भी हो रही हैं। महाराष्ट्र की अगर पोजीशन की बात करें, दिल्ली की अगर हम बात करें, तो वहां बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित पाए गए हैं और बहुत सारी डेथ भी हुई है। तो ये ऐसा क्यों, कुछ इसका रूप बदल रहा है? देखिए, एग्जैक्ट वजह बताना तो मुश्किल है कि ये बच्चों को इतना ज्यादा क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है कि जो म्यूटेंट्स नए आ रहे हैं वो बच्चों में ज्यादा इफेक्ट कर रहा हो, लेकिन निश्चित तौर पे ये एक चिंता की बात है। सबसे बड़ी परेशानी की बात ये और है कि बच्चों में ये अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। तो काफी बच्चे केवल उल्टी दस्त करके आ रहे हैं, उनमें बुखार, खांसी, जुकाम नहीं आ रहा, और अगर हम उनकी जांच करते हैं तो वो कोविड पॉजिटिव मिलते हैं। काफी बच्चे बुखार, खांसी, जुकाम करके आ रहे हैं। काफी बच्चे जो एकदम से आईसीयू में लैंड करते हैं, सांस की तकलीफ लेके, बुखार के साथ, खांसी जुकाम के साथ में, और जब उनका टेस्ट किया जाता है तो वो कोविड पॉजिटिव निकलते हैं। तो निश्चित तौर पे इस लहर में, इस वाले एपिसोड में कोरोना बच्चों में ज्यादा असर कर रहा है, बच्चों को ज्यादा तरीके से इफेक्ट कर रहा है। और दिक्कत होती है कि बच्चों में हम उतनी जांचें नहीं कर पाते जितने कि एडल्ट्स में कर पाते हैं। बच्चों में हर चीज एक चैलेंज है, उनका सैंपल लेना भी एक चैलेंज है, उनको मेडिसिन देना भी एक चैलेंज है, उनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बच्चे को भर्ती करते हैं कोविड पॉजिटिव तो उसको केयर करने के लिए मदर या फादर का होना साथ में जरूरी है। और जनरली ऐसी स्थिति में मदर और फादर खुद भी अफेक्टेड होते हैं, तो आपको एक अलग तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है जहां पे बच्चा भी पॉजिटिव साथ में रहे और मदर, पेरेंट्स जो उनकी केयर कर रहे हैं वो भी साथ में रहेंगे, वो भी पॉजिटिव होंगे। तो ये एक बड़ी विकट स्थिति है, बच्चों का इन्वॉल्व होना इस परिस्थिति में, और मुश्किल दौर है। जी बिल्कुल, एक ऐसे समय पर, एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं कि इसमें ज्यादा हमें केयरफुल रहने की आवश्यकता है। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सावधान रहें, लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए पूरे देश को सजग होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर एस अग्रवाल साहब के पास आना चाहूंगा। सर, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, मैं उन सब पहलुओं पे नहीं जाऊंगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जनता को क्या कुछ करना होगा, किस तरह की सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि देखिए, सरकारों की अपनी एक मजबूरी कहे या फिर कहें कि उनकी कुछ लिमिट्स हैं जिसके बाहर वो भी काम नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक को अपना खुद को ध्यान रखना होगा। ये कहीं कह सकते हैं कि जनता की अपनी भी एक चूक रही है जिसकी वजह से हम इस हालात में पहुंच गए। ये दोनों तरफ और अपनी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके यहाँ से साउंड प्रॉब्लम आ रही है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं डॉक्टर तरुण ओझा जी के पास में जाना चाहूंगा।
पास आना चाहूंगा। एक ऐसा नोटिस लंग्स की जो बात आती है, सामने में कुछ केसेस दिख रहा था जो हमने चलाई। लंग्स पहले जैसे हमने अगर किसी ने उसकी सिटी स्कैन करवाई, उसमें अगर लग रहा है तो संक्रमण का रोका जा रहा था, घर बैठ के जो लोग आइसोलेशन होम आइसोलेट थे वो भी। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि अगर जरा चूक भी है तो सीधे ऑक्सीजन पे। एक स्टोरी पढ़ रहा था कि 6 ऑक्सीजन के सिलेंडर एक पेशेंट को डेली देने पड़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट नेचर लग रहा है इसका। डॉक्टर तरुण ओझा जी सुन पा रहे हैं मुझे? अग्रवाल साहब वापस आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मेरा सवाल जो आपसे था वो ये था कि किसी स्तर पे भी चूक रही हो, लेकिन अब वक्त वो नहीं है कि हमें ऐसा क्यों, अभी हमें जरूरत इस बात की है कि आगे किस तरह से हमें सजग रहना है, क्या कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप योगेंद्र जी। मैं बता दूं कि अभी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ भरी थी कि इसके अंदर कोरोना फैलाने के अंदर हम नेताओं का भी पूर्ण रूप से हाथ रहा है। इसके अंदर जैसा यथा राजा तथा प्रजा या जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं या जो शीर्ष स्थानों के ऊपर बैठे हुए हैं, वह अगर अपने आप के अंदर संयम नहीं रखेंगे तो जनता के अंदर या जो आम व्यक्ति है उसके अंदर भी संयम की कमी अपने आप ही आ जाती है। मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि हमको कोरोना से डर नहीं है, लेकिन सावधानियां बरतना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और उसके अंदर जनता से पूरी की पूरी रिक्वेस्ट है, उसकी भी पूरी चूक रही है कि वो अपने आप को, जिनके कोरोना हो गया था उनके पास कि अब हमारे दोबारा कोरोना कैसे होएगा। दूसरा, इनके वैक्सीन लग गई, वो सब समझने लग गए कि अब तो हमारे वैक्सीन लग चुकी है, अब कोरोना क्यों होएगा। फिर तीसरा कि सब अपने उच्छृंग विधि से सब उसके कारण निश्चित तौर के ऊपर ये हुआ है। जनता से लगातार आपके माध्यम से आप जिस प्रकार इस कार्यक्रमों को चलाकर और जनता के अंदर जो जागरूकता कर रहे हैं, जनता भी अब समझ रही है कि पिछले वाली जो पीक है वो अपन ने पीछे छोड़ दी है। पिछले वाली पीक जो है वो 3 महीने के अंदर आई थी और सितंबर के अंदर जाके आई थी। इस वाली पीक 15 रोज के अंदर ही आकर उससे डबल हो चुकी है। मेरा ये सब लोगों से आग्रह है और निवेदन भी है कि वो अपनी, मैं वापस लौट रहा हूं डॉक्टर साहब, एसएस अग्रवाल साहब वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं एक बार हमारे पैनलिस्ट और हमारे साथ में जो जुड़े हैं उनके पास में जाना चाहूंगा। डॉक्टर तरुण ओझा जी का रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहे हैं जी। सवाल यह है मेरा कि पहले का जो म्यूटेशन रहा या कहें जो संक्रमण रहा सेम है या फिर इसका कुछ स्थितियां बदल रही हैं इसकी? क्योंकि जो संक्रमण है लंग्स की अगर हम बात कर रहे हैं, मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था कि एक पेशेंट को 6 सिलेंडर एवरी डे। तो मुझे लगता है कि बहुत भयानक स्थिति या पर्टिकुलर एक केस की बात कह सकते हैं, ऐसे हालात नहीं है अभी। हाँ, नहीं हो सकता है क्योंकि केसेस इस बार का जो संक्रमण है तीव्र है, तेज गति से फैल रहा है और ज्यादा तेजी से लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। तो ये तो कहना बिल्कुल उचित है कि इस बार का इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर है और ज्यादा तीव्र है। जी, एक बड़ा सवाल ये भी आता है सामने कि जो संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है, क्योंकि हम कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं और धरती के भगवान के रूप में माना भी जाता है, इसमें कहीं कोई संदेह भी नहीं है कि जब कोरोना का नाम सुनकर के लोग चौंक रहे थे तो आप लोग फ्रंट लड़ाई लड़ रहे थे। बेशक कोरोना वॉरियर बहुत सारे लोग रहे, जिसने खाना खिलाया वो भी एक वॉरियर था, मीडिया के लोगों ने भी काम किया, लेकिन वास्तव में मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ जिन्होंने फ्रंट लड़ाई लड़ी वो वही लोग थे जो एक
जो लहर चली उससे हमने विजय भी हासिल की हिंदुस्तान ने। खैर चलिए, चूक जिस भी स्तर पे रही होगी, उसके बाद हम लोग वापस से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के हालात बनते जा रहे हैं, वही अप्रैल का महीना और अभी भी वो इस स्थिति में जा रहे हैं। क्या लगता है कि एक पीक पे जाकर के वापस डाउन होगा या फिर इसी तरह से चलेगा कुछ? देखिए, वायरस की तो साइकिल होती है और उसके पीक्स डिफरेंट समय पे आते ही हैं। पहले पीक के समय ही तय था कि सेकंड पीक आएगा, इवन थर्ड पीक भी आ सकता है। और तीव्रता की बात करें तो अभी आप देखें, यूथ ज्यादा अफेक्टेड है, बच्चे ज्यादा अफेक्टेड है, जबकि पहले ये माना जा रहा था इस वायरस के बारे में कि ये यंगस्टर्स को या चिल्ड्रन को अफेक्ट नहीं कर रहा है उनकी इम्यूनिटी की वजह से। और हमें लगता है कि ये अब कैरियर हो रहे हैं बहुत ज्यादा संख्या में, और ये इन्फेक्शंस को स्प्रेड कर रहे हैं। इवन विलेजेस में, जहां पहले हमारे सीएम साहब ने भी एक आंकड़ा दिया था कि 30% डेथ जो हो रही है वो गांव के लोगों की हो रही है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि उस एरिया में ये माना जा रहा था कि वो सुरक्षित जोन है हमारे जो गांव है। लेकिन जो वहां से वर्कर गांव से जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद वापस काम करने आने लगे शहरों में, और शहर से वापस गांव जाने लगे, तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा कारण है वापस से इन्फेक्शंस को, मतलब वायरस को नए लोग मिलने लगे। पुरानों में इम्यूनिटी डेवलप हुई तो नए लोग आ गए। हालांकि इसकी तो इम्यूनिटी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं मानी जा रही है, नहीं है। जी बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। डॉक्टर सारिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर सारिका, यहाँ बात आती है कि इंजेक्शन लगवाया किसी ने, जैसे वैक्सीन जिसे हम कह रहे हैं वो लगवाया, सेकंड डोज भी लगवाया, उसके बाद भी संक्रमण आ रहा है लोगों में सेकंड डोज के बावजूद भी। लेकिन तर्क ये दिया जा रहा है कि इससे मृत्यु दर में कमी आ रही है। मृत्यु ज्यादातर उन लोगों की हो रही है कि जो पहली बार इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो क्या माना जाए कि वास्तव में इम्यूनिटी का कुछ डेवलपमेंट हो रहा है वैक्सीन से? कुछ इस तरह की रिसर्च या कोई जांच या कोई रिपोर्ट्स आई हैं सामने अभी? एक पेपर आया है, वो बता रहा है कि आज तक हुए हैं यूएस का पेपर है, वहाँ पे मेरे ख्याल कई मिलियन लोगों को ये वैक्सीन लग चुका है। जैसे आज स्टडी आई है इन्फेक्शन डिस्पाइट डोज ऑफ द वैक्सीन, मतलब वैक्सीन के आपने 2 डोज लिए, इसके बावजूद 5 लाख लोग बाद को वैक्सीनेशन से पॉजिटिव हो गया, 74 की डेथ हुई और 424 पीपल को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पे लोगों को वैक्सीन को बहुत लगे हैं, 25% वैक्सीन लग चुका है। ठीक है, एक लोगों को वैक्सीन लगा है और 5,074 की डेथ हुई, 74 और नॉर्मल डेथ का परसेंटेज अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया चांस होता है कि आप चांस होता है कि वैक्सीनेशन जो है 1 आउट ऑफ 100 की जगह वो 1 आउट ऑफ 1 लाख कर देता है। तो अगर इतना फर्क पड़ता है तो डेफिनेटली आपको वैक्सीनेशन ये है जी लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जाए कि सेकंड डोज में 18 साल से 45 तक के लोग वाले इसमें संक्रमित ज्यादा हो रहे हैं, उनको भी हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है। जी डॉक्टर सारिका, एक सवाल है मेरा यहाँ पे आपसे, एक सवाल है, ये सवाल है मेरा, क्योंकि 45 साल से 60 साल उससे प्लस, पहले 60 साल से प्लस फिर 45 साल से दायरा कर दिया गया है, लेकिन क्या वास्तव में इससे 18 पे लेके आना चाहिए? अब जरूरत इस बात की महसूस कर रहे हैं? देखिए सर, अब क्या हो रहा है, 60 प्लस के लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, जॉब से नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो जॉब से निकल रहे हैं वो अब यूथ है, तो जॉब आपको इकोनॉमिक चैलेंज लेनी पड़ेगी, वरना इकोनॉमिक लॉकडाउन की वजह से ज्यादा लोग मौत होगी। तो हम लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ लोग जा रहे हैं दफ्तर, वो अपना इन्फेक्शन ला रहे हैं और बाकी को संक्रमित कर रहे हैं। तो जो 18 to 45 है, तो यंग पीपल
नाउ नीड वैक्सीनेशन, जो हम लोग वर्ल्ड के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि और इतना स्लो पेस पे वैक्सीनेशन ना हो, और रिक्वेस्ट करूँ कि सरकार ज्यादा स्पीड बढ़ाई जाए, 18+ सभी लोगों को जल्द से जल्द लगाया जाए। प्राइवेट लोगों को लास्ट, तो प्राइवेट लोगों को भी और नए वैक्सीन मॉडर्ना जो है खोलिए। वैक्सीन की कमी की वजह से जो लोग नुकसान हो रहा है ये नहीं होगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम सरकार का चल रहा है, उनका 100% सपोर्ट करते हैं। अब यही रिक्वेस्ट है कि अब इसको बढ़ाया जाए। जी, मैं वापस लौटूंगा डॉक्टर सारिका, आपके पास वापस लौटूंगा। डॉक्टर बीपी मीना हमारे साथ में जुड़े हुए इस वक्त। डॉक्टर साहब जी, एक बात निकल के आ रही है कि हवा में तैर रहा है कोरोना, क्या ये सच्चाई है? देखो योगेंद्र सर, एक्चुअली ये जो सारा कोरोना का जो माहौल है, इसके बारे में मैं आपसे निवेदन करूं कि एक तो सबसे ज्यादा बधाई के पात्र आप हैं कि आप इस तरह के प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है, अगर ये कोरोना का अगर मैं सीन आपको बताऊं, तो आप ये समझो कि 3-4 सीढ़ियां हैं और सामने समतल है। सबसे ऊपर की सीट पे, सबसे ऊपर की सीढ़ी पे राजनीतिक लेवल के लोग हैं, जो कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय और हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। प्रशासनिक लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चिकित्सा के लोग हैं वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पर इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि रोज रोज नई नई कहानी आ रही है। कोई कहता है हवा में फैल रहा है, कोई कहता है कुछ हो रहा है, कोई कहता है कुछ हो रहा है। तो इन सब चीजों से बचाव के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इन सारे कॉम्प्लिकेशन में पड़ने की बजाय सोशल मीडिया में जो आए दिन खबरें आती रहती है, अखबारों में जो खबरें आती रहती है, उसके बजाय अपने को अपनी सुरक्षा पे ध्यान रखना है और बहकाव में नहीं आना है। दूसरी बात, क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट का मैं आपको बात बता देता हूँ कि क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट के अंदर किसी भी आदमी को जब इन्फेक्शन हुआ, वो पहली बार हुआ है, दूसरा बार हुआ है, किस म्यूटेंट से हुआ, किस वेरिएंट से हुआ है, ये चीजें ना तो किसी को पता है ना इसका मायना है। सबसे बड़ा मायना किस बात का है कि उस आदमी का स्वास्थ्य के रूप से उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि किसी भी आदमी को इन्फेक्शन के बाद में अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो उसको इमीडिएटली उसके इमरजेंसी उसकी फैसिलिटी लेनी चाहिए और ऑक्सीजन का सिलेंडर आपको घर में रखना चाहिए। ऑक्सीजन हंगर का जैसा आपने बताया कि 6-6 सिलेंडर एक मरीज के अंदर खर्च हो जाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब आदमी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहता है तो वो आपका ऑक्सीजन हंगर रहता है। आईसीयू के अंदर आप देखो, आईसीयू के अंदर जब कभी किसी मरीज को एक्टिवेट करते हैं, उसकी ट्यूब जब बाहर निकालते हैं, तब हमारा एक तरीका होता है कि उसके मुंह के ऊपर बहुत हाई फ्लो से ऑक्सीजन ब्लो करते हैं ताकि उसको सेंस ऑफ कूलिंग एज वेल एज रिच ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट है उसको मिले। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। बट कोरोना के अंदर एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज क्या है कि ये जो अलग अलग थ्योरी हो रही है, कोई कहता है आयोजनों की वजह से हो रहा है, कोई कहता है हवा में उड़ने की वजह से हो रहा है, तो ऐसा ये कुछ नहीं है। ये जो वेरिएंट है, ये फ्लेयर है, मौसम के हिसाब से होना ही होना है। इसमें कोई सटीक थ्योरी किसी की भी नहीं है। तो सबसे मैं रोकूंगा आपके पास सर, मैं रोकना चाहूंगा। मैं डॉक्टर दुष्यंत भीलवाड़ा से मेरे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल आऊंगा मैं सर। अग्रवाल साहब आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर दुष्यंत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए शायद दुष्यंत जी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं अभी। ऐसा अग्रवाल साहब, डॉक्टर दुष्यंत आप सुन पा रहे हैं मुझे? अग्रवाल साहब आपके पास आना चाहूंगा। चैन तोड़ने की बात लगातार की जा रही है, लेकिन चैन तोड़ने का सिस्टम हमारे यहाँ डेवलप नहीं हो पाया, और यही बड़ी वजह है कि हम दृश्य जो जन टीवी पे देख रहे हैं कि 5 घंटे की लाश के फ्यूनरल की वेटिंग है। ऑक्सीजन की कमी आ रही है, प्रधानमंत्री को सिर्फ ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए बैठक करनी पड़ रही है। ये चैन टूटने में कहीं चूक रही है या वास्तव में चैन नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये तो सब कुछ ऐसे ही चलेगा? योगेंद्र जी, मैं ये बात बताऊंगा। इससे पहले मैं आज जो अभी पैनिक एक बात चल रही है और पूरी जनता के अंदर सबका वो प्रश्न आ रहा है कि रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं हो रही है जी। और सारी जनता ये बात मान रही है कि हम भी अस्पताल, राजस्थान अस्पताल के अंदर देखते हैं और रोज देख रहे हैं कि व्यक्ति खुद ही जो कोरोना से संक्रमित है वो कहता है कि मैं रेमडेसिविर लेने के लिए भर्ती हुआ हूँ। मैं इसके लिए आप सब लोगों को और आपके इस मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि रेमडेसिविर हर व्यक्ति को, हर कोरोना संक्रमित को आवश्यकता नहीं है।
रेमडेसिविर आवश्यकता है केवल जो ऑक्सीजन सपोर्ट के ऊपर है या शुरू के 7 दिन फर्स्ट वीक होता है कोरोना संक्रमण का और फैलने, उसके अंदर अगर है और वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे है तो हमको इंजेक्शन रेमडेसिविर की आवश्यकता होती है, वरना रेमडेसिविर की आवश्यकता हर कोरोना संक्रमित को आवश्यकता नहीं रहती है। ये आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ। दूसरा आपने पूछा कि चैन टूटने का। जी सर, समय कम है, थोड़ा मैं जल्दी चाहूंगा, समय बहुत कम है। हाँ, निश्चित तौर के ऊपर चैन टूट नहीं पा रही है, चैन टूटना बहुत आवश्यक है, ये सब अपने आप नहीं है। और चैन जब भी टूट सकती है कि हम कम से कम यानी सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको अपन बढ़ावा देवें। और सोशल डिस्टेंसिंग का बढ़ावा देने का मतलब है कि हम स्वयं दूसरों से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सर लौटूंगा जी, बिल्कुल। डॉक्टर तरुण के पास जाना चाहूंगा एक बार में। सर, पहले आइसोलेट जो लोग थे, किसी से भी सलाह लेके घर में अपना इलाज कर रहे थे, अब इस लहर में ये संभव हो पा रहा है कि जो पहले प्रिस्क्रिप्शन जिसको दिया जा रहा था वो बहुत कारगर है और बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, या थोड़ा डर रहे हैं अभी लोग? नहीं, अभी जो घर पे रह, क्योंकि अगर सारे नहीं होती तो सारे लोग क्लिनिकली और ऑनलाइन माध्यम से अपना ट्रीटमेंट लेके उसमें रिस्पेक्टबिलिटी और लग गए तो मेरा मानना है कि जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है। आवाज आ रही है तो मैं क्लियर नहीं हो पा रहा जी। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो सवाल यह है कि क्या कोरोना से डरना चाहिए? तो डरना चाहिए, डरना लेकिन उस स्थिति में चाहिए कि आप अगर उसके बीच में जा रहे हैं तो डरना चाहिए। आप अगर, जैसे कहा जाता है कि 2 चरण दिए हैं तो आप तीसरे चरण को मत आने कीजिए, इस दूसरे चरण से ही निपटिए। यानी कि कोरोना से डरने की आवश्यकता वहां है जब आप भीड़ में जा रहे हैं, आप बेवजह घूम रहे हैं, कहाँ में तो जाना चाहिए। जैसे अभी डॉक्टर सारिका ने कहा कि लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है, हमें सजग होने की आवश्यकता है, क्योंकि रोजी रोटी के संकट के बीच से लोग निकल रहे हैं, उनकी परिस्थितियों को हमें भापना होगा। तो ऐसे में इस बात यह है कि डर से ज्यादा उन परिस्थितियों से डरिए कि ऐसा होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे सावधान रहने की मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरत है और समझ करके रहे। वो स्थितियां अगर सरकार कदम उठा रही है तो मान के चलिए कि आपके भले के लिए उठा रही है। डॉक्टर्स अगर कोई सलाह दे रहे हैं तो वो सिर्फ आपकी वजह से नहीं, आप चाहते हैं कि उस सुरक्षित आप कर रहे हैं, यही एक बड़ी वजह। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।